नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी हार्ड पर। एंड लास्ट वीडियो में हमने एंशिएंट इंडिया में ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या जानकारियां प्राचीन भारत में थीं और उनके सोर्स जो थे वेद और पुराण, उनसे मिली जानकारी के अनुसार हमने द्वीपों के बारे में पढ़ा था, समंदर के बारे में पढ़ा था एंड पर्वतों के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट सेकंड या फिर लास्ट पार्ट भी आप इसे कह सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया और उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे और उनको कौन कौन सी ब्रांच के बारे में जानकारी थी, किस किस तरह की जानकारी उनके पास थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उन सब के नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियोज़ आने के कुछ दिन बाद आपको उसका PDF भी दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफर्स इन एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में कौन कौन से ज्योग्राफर थे। यहाँ पर मुख्यतः 5 ज्योग्राफर्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि BC जाट की ज्योग्राफिकल थॉट की बुक पर बेस्ड है। तो ये 5 लोग हैं, 5 ज्योग्राफर्स हैं। इनमें से कई हैं जो प्योरली ज्योग्राफर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है उसमें जो हमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, भौगोलिक ज्ञान मिलता है, उसी तौर पर उसी को आधार मानकर हमने यहाँ पर इनको ज्योग्राफर्स का नाम दिया है। बेसिकली आपने इन सब का नाम सुना होगा, बट ये प्योर ज्योग्राफर नहीं है जैसे आजकल हम ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आते हैं हमारे आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे और इन्होंने कई सारे और भी काम किए थे, लेकिन भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने क्या योगदान दिया है, इन्होंने सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, जो काम इरेटास्थनीज ने किया था जो कि ग्रीक ज्योग्राफर थे, उनसे भी पहले सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ आर्यभट्ट ने बता दिया था। ठीक है, उसके अलावा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के बारे में भी आर्यभट्ट ने बताया था और ये भी बता दिया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार गोल है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास इनका किया हुआ काम एविडेंस के तौर पर नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमें बस पता है कि इन्होंने ये काम किया था, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। अदरवाइज इरेटास्थनीज की जगह हम इनको डिटेल में पढ़ रहे होते और इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी मान रहे होते। बेसिकली काम तो इन्होंने भी वही किया है जो इरेटास्थनीज ने किया था, बस उन्होंने ज्योग्राफी को ज्योग्राफी का नाम दे दिया था, बाकी तो सेम ही काम है। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अर्थ के आकार के बारे में, पृथ्वी के आकार के बारे में बताया था। दूसरे आते हैं हमारे वराहमिहिर। इन्होंने दशमलव पद्धति के बारे में बताया या दशमलव के बारे में बताया और लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश के बारे में जानकारी इन्होंने प्रदान की थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने क्या बताया, इन्होंने अर्थ को यानी कि पृथ्वी को 360 डिग्री में डिवाइड किया और इन्होंने ये भी बताया कि किसी भी जगह को, किसी भी लोकेशन को ढूंढने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करके किसी भी जगह की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये काम किसने किया था, भास्कराचार्य ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा कि ये मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, किंग मेकर आप इनको कह सकते हैं। इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है जिसकी कॉपी, ओरिजिनल नहीं, जिसके अनुवाद आपको बहुत ही सस्ते रेट में बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, अच्छी बुक स्टोर में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा प्रचलित है इनकी किताब कौटिल्य और इनकी किताब से निकाले हुए कोटेशन आपको फेसबुक, ट्विटर पर देखने के लिए भी मिल जाते हैं। लेकिन उस अर्थशास्त्र किताब में था क्या, उसमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की गई थी, क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य को अपने किंगडम, अपनी डायनेस्टी का विस्तार कैसे करना है, तो उसे इकोनॉमी भी अपनी सही करनी होगी, जिसके बारे में इसमें बताया गया है, क्योंकि इकोनॉमी से ही तो हमारी सेना डेवलप करेगी और सेना को खाना पीना दिया जाएगा, हथियार दिए जाएंगे। और उसके अलावा
जो भी वहाँ पे राज्य या जनपद हुआ करते थे उनकी जानकारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के रूप में हमको देखने के लिए मिलती है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि राजनीतिक भूगोल है, ठीक है, लेकिन हम उसको कह रहे हैं राजनीतिक भूगोल, क्योंकि अगर आपको अपने आसपास के क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, लोकेशन का ज्ञान नहीं है, तो आप अपनी डायनेस्टी को कैसे एक्सपेंड करोगे। तो कौटिल्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, और उसी में हमको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कालिदास। कालिदास के बारे में आपने बहुत सुना होगा, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, और कहीं कहीं पर इनको मूर्ख भी कहा गया है। बोला गया है जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काट रहे थे, ठीक है। तो कालिदास की कई कहानियाँ बेवकूफ़ी की और कई कहानियाँ विद्वानता की आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कालिदास की 2 रचनाएं यहाँ पर दी हैं, मेघदूत और रघुवंशम। मेघदूत बेसिकली एक लव स्टोरी है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर ज्योग्राफी के सोर्स के रूप में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेघ मतलब बादल, ठीक है। अब लव स्टोरी पे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर 10 टाइप्स के 10 प्रकार के बादलों के बारे में बताया गया है। तो हमने अपने काम की चीज़ निकाल ली मेघदूत से। बाकी आपको लव स्टोरी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, अच्छी कहानी है, आई रिकमेंड। रघुवंशम में इन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताया है, जलवायु कैसे कैसे परिवर्तित हो रही है, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हमको रघुवंशम में देखने के लिए मिलती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 5 ज्योग्राफर्स और उनके काम दिए गए हैं, आर्यभट्ट, वारामिहिर, भास्कराचार्य, कौटिल्य एंड कालिदास। ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत है उसमें ज्योग्राफी के किन किन एस्पेक्ट के बारे में चिंतन किया जाता था, पढ़ा जाता था। बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है। देखिए यहाँ पर 6 टॉपिक दिए हुए हैं बेसिकली, जिन पर ज़्यादातर विद्वानों ने चिंतन किया, जिनके बारे में बातें की और कुछ लिखा पढ़ा, रिसर्च की। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में चिंतन मनन करना, रिसर्च करना, ये सारे काम एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज में आते हैं, जो कि प्राचीन भारत में किए गए। उसके अलावा कॉस्मॉस एंड अर्थ का ओरिजिन, कैसे ब्रह्मांड बना और फिर उसके बाद कैसे अर्थ बनी, इन विषयों पर भी प्राचीन भारत में भूगोलवेत्ताओं ने चिंतन किया है। उसके बाद पृथ्वी की उम्र क्या है, एज क्या है, इसे बोलते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो इस बारे में भी हमारे भारत में रिसर्च किया है। मतलब भारत में बहुत सारे काम किए गए हैं प्राचीन भारत में, बस हमारे पास उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो एज ऑफ द अर्थ के बारे में भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने बहुत ही चिंतन मनन किया। उसके अलावा अक्षांश एंड देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जैसा कि अभी आपने भास्कराचार्य को देखा, उन्होंने बताया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में भी कई सारे चिंतन मनन और खोजें की गई हमारे प्राचीन भारत में। रात और दिन कैसे बदलते हैं, उनका क्या फिनोमेना है, उनका क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में भी प्राचीन भारत में बातें की गई हैं। और मौसम का बदलना, जैसे कि आपने क्लाइमेटिक कंडीशन देखा ना कालिदास के रघुवंशम में, उसी तरह कई और लोगों ने भी फिनोमेना ऑफ सीजनल चेंज या सीजन कैसे चेंज होते हैं, इनके ऊपर बात की। तो ये कुछ मेन एस्पेक्ट थे हमारे प्राचीन भारत में, जिनके बारे में बात की जाती थी, चिंतन मनन किया जाता था, जिनके थोड़े बहुत रिकॉर्ड हमारे पास हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस एंड अर्थ, एज ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, डे एंड नाइट, फिनोमेना ऑफ सीजन्स। तो ये 6 एस्पेक्ट्स हैं फ्रॉम द एशियंट इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में भूगोल की कौन कौन सी शाखाओं के विकास में योगदान दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, देखिए अब इसका आपको कहाँ पे जिक्र मिलेगा, आपने पुराणों में पढ़ा, पुराणों के सोर्स से हमें द्वीपों के बारे में पता चला, 7 द्वीप, 7 समंदर, पर्वतों के बारे में पता चला। तो वो किसका पार्ट थे? फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट थे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमारे भूगोलवेत्ताओं ने योगदान दिया। एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट ने इसके ऊपर काम किया था, ठीक है। उसके अलावा मैथमेटिकल ज्योग्राफी, इस पे भी आर्यभट्ट ने काम किया था, उन्होंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ बताया था, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी, इसमें आप कालिदास को मेंशन कर सकते हैं, कालिदास की रघुवंशम हो गई, ठीक है, या फिर मेघदूत हो गई। ह्यूमन ज्योग्राफी,
ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी बात किया। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप कौटिल्य या चाणक्य ले सकते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बात की थी। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी किसके पार्ट है? ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट हैं, तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी को भी रख सकते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही हम अगर देखें तो उसी के अंदर एक कोना है जहाँ पर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ब्रांचेस तो आपको सिर्फ कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ही देखने के लिए मिल जाएंगी, और बाकी सारे के रेफरेंस मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया गया और कौन कौन से कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं, ये आप ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांचेस थी जिनके बारे में हमारे भूगोलवेत्ता बात करते थे, जिनके बारे में उन्होंने चिंतन मनन किया और अपना योगदान भी दिया। ठीक है, इनके विकास में। अभी आगे देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। देखिए, हमारे भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, बहुत काम किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब भारत में अध्ययन हो ही नहीं रहा था, किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ये सेम वैसे ही है जैसे कि आप सुनेंगे डार्क एज ऑफ यूरोपियन एरिया, या फिर यूरोप का जो डार्क एज है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, उसी से मिलता जुलता है कि यहाँ पर कुछ काम ही नहीं हो रहा था। कुछ बहुत गलत चीज़ें, बहुत गलत प्रथाएं डेवलप हो गई थी जिनका लोग फॉलो कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। हेडिंग क्या है? कन्फ्यूज्ड एज, भ्रमित, लोग भ्रमित हो गए थे। ठीक है, भ्रमित एज ऑफ या कन्फ्यूज्ड एज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। क्या है ये? फ्रॉम द एंड ऑफ महाभारत एज, वो युग, महाभारत युग जब समाप्त होता है, महाभारत युग की समाप्ति के बाद से लेकर वो समय जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है, तो ये 2 घटनाओं के बीच में, कौन सी 2 घटनाएं? महाभारत युग का समापन, गौतम बुद्ध का जन्म। तो ये 2 घटनाओं के बीच का जो समय है ना, समय काल या समयावधि है, यही वो समय काल है जिसको कन्फ्यूज्ड एज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कहा जाता है, जिसमें कुछ भी काम नहीं हुआ, बस कुछ गलत चीज़ें डेवलप हो गई। कौन कौन सी गलत चीज़ें? जैसे कि सुपरस्टिशन, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें, हवा बयार जिनकी बारे बात सुनते हैं आप, भूत प्रेत के बारे में बात होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लोग फॉलो करने लगे। ठीक है, अभी भी देखिए माना जाता है कि भूत प्रेत पे विश्वास करने वाले वही लोग हैं जिनके पास शिक्षा की कमी है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या हुआ था उस समय पर? सुपरस्टिशंस यानी कि भूत प्रेत, जादू टोने के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएँ होती थी और लोग प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, सच एक्टिविटीज़। डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ऊंची जाति, नीची जाति, ठीक है, इनके आधार पर, महिलाओं और पुरुषों के आधार पर, जिसको हम जेंडर बायस कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोगों में भेदभाव किया जाता था। तो ये भी एक गलत बात है। और फिर इलिटरेसी, लोगों में पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, वो चाहते नहीं थे पढ़ना लिखना। तो जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उनको कोई ज्ञान ही नहीं देने वाला है, तो क्या करेंगे? भेदभाव तो करेंगे ही करेंगे, सुपरस्टिशन, भूत प्रेत की बातें तो करेंगे ही करेंगे, उनकी चीज़ों को प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे। तो ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। क्या? सुपरस्टिशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड इलिटरेसी। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ बुद्धा, जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म होता है, पुनर्जागरण काल यानी कि रेनेसा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जैसे यूरोप में हुआ था वैसे ही भारत में भी आफ्टर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा रेनेसा पीरियड स्टार्टेड। ठीक है, तो ये था हमारा कन्फ्यूज्ड एज, जो कि खत्म होता है कब? गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात। तो यहाँ पे हमारा एंशियंट इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो चैप्टर, वो टॉपिक खत्म होता है। 2 वीडियो में ये टॉपिक खत्म किया है, ये उसका 2nd वीडियो था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के लोगों तक वीडियो को शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।